हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कार्यपालिका शक्ति में जो हमने कार्यपालिका पढ़ी है भाग केंद्र की, उसमें हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति से पहले हमें यह जानना है कि भाग 5 में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। विशेष करके हम बात करने वाले हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में कौन कौन आता है, हमने कौन पढ़ लिया, अब हम कौन पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें भाग 5 की। ये जो संविधान का भाग 5 है, इसका नाम है संघ सरकार। यानी ये जो भाग 5 है, इसका नाम क्या है? संघ सरकार। यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक दे रखे हैं। यानी संघ सरकार में ये जो भाग 5 पढ़ने वाले हैं, उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक बात करेंगे। जिसमें ये जो भाग 5 है, जिसमें हम सबसे पहले जिन बिंदुओं की बात करेंगे, उसमें हम देखने वाले हैं कि वो है कौन कौन से। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वो है कार्यपालिका। एक पॉइंट है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, और तीसरा जो पॉइंट है वो है न्यायपालिका, और चौथा जो पॉइंट है वो है कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी के बारे में। यदि हम कार्यपालिका की बात करें तो जो कार्यपालिका में जो आर्टिकल हैं वो है 52 से लेकर के 78 तक। और यदि हम वहीं विधायिका में बात करें तो विधायिका के जो आर्टिकल हैं ये हैं 79 से लेकर के 123 तक। और वहीं हम न्यायपालिका के बारे में बात करें तो न्यायपालिका में 124 से लेकर के आर्टिकल 147। और कैग के संबंध में यदि हम बात करें तो ये हैं आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक। यानी जिन अनुच्छेदों के बारे में मैंने बात की है, ये जो मैंने विधायिका लिखी है, ये न्यायपालिका लिखी है, कैग लिखी है, और हमने सबसे पहले लिखी है कार्यपालिका। वहीं हम कार्यपालिका के बारे में बात करें तो कार्यपालिका को भी कई भागों में बांटा जाता है। जैसे अगर हम कार्यपालिका की बात करें, ये जो कार्यपालिका, इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक दे रखे हैं। यदि इनको भी हम बांटें कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है, क्योंकि जब भी पेपर लेवल का होता है तो वो उसको दे करके और वो यही पूछने की कोशिश करेगा कि ये संविधान के भाग 5 में ये कार्यपालिका में आता है, विधायिका में आता है, या न्यायपालिका में आता है, या फिर कैग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम कार्यपालिका में बात करें तो कार्यपालिका में हम सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति। दूसरा जो व्यक्ति है कार्यपालिका में वो है उपराष्ट्रपति, और तीसरा जो है वो है मंत्रिपरिषद, और चौथा है प्रधानमंत्री, और वही जो 5वें नंबर पे जो आएगा वो है महान न्यायवादी। महान न्याय यानी इन हम 5 लोगों के बारे में बात करने वाले। यानी ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद आती है, प्रधानमंत्री आता है, और महान्यायवादी आता है। इसके साथ साथ ही हमें आर्टिकल भी देखने पड़ेंगे कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, और उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। तो यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के ये जो आर्टिकल हैं ये हैं 52 से लेकर 52 से लेकर के 62 तक। वहीं हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति 63 से लेकर के ये 73 तक। और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो ये केवल एक ही आर्टिकल में 74 में साफ साफ लिखा हुआ है
कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, और यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। यही हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री के बारे में हम जिस आर्टिकल में पढ़ेंगे वो है 75 में बाकायदा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। जब हम स्पेशल प्रधानमंत्री को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे कि प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की केवल नियुक्ति होती है और नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि इसका चुनाव नहीं होता है, चुनाव सांसदों का होता है। सांसदों में लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उसमें से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है आर्टिकल 75 के अनुसार। यही हम अगर महान्यायवादी के बारे में पढ़ने वाले हैं तो वो है आर्टिकल 76। यानी ये जो महान्यायवादी है ये केंद्र सरकार का वकील होता है, ये केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालय में केस लड़ता है, और इसी महान्यायवादी को हम इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब रह गए, क्योंकि ये जो कार्यपालिका है ये 52 से लेकर 78 तक है और यहाँ पढ़ा है हमने 76। हम विशेष करके 77 आर्टिकल और 78 आर्टिकल हमने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ लिए हैं जब हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कराई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 को इस तरीके से विभाजित किया जाता है और आपसे कभी भी इनमें से नाम रख करके वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अंग केंद्र की कार्यपालिका का भाग नहीं है। तो हमें सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि कार्यपालिका में है कौन। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होती है, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है और कार्यपालिका में ये महान्यायवादी होता है। हमने राष्ट्रपति के बारे में पिछले कई दिनों से चर्चा की है। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है उपराष्ट्रपति। जिस उपराष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं खासकर उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उसके नाम का वेतन भी नहीं है संविधान के किसी भी आर्टिकल में। उसको किस लिए बनाया गया है, किस लिए वो नाम मात्र का है और किस रूप में वो वेतन पाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है उपराष्ट्रपति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर सकें। लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं जो कार्यपालिका में दूसरा सर्वोच्च पद है वो है उपराष्ट्रपति। यदि हम प्रोटोकॉल के हिसाब से भी देखें कि भारत में नंबर 1 पे कौन आता है, राष्ट्रपति, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, उपराष्ट्रपति। तो हम आज बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ये जो उपराष्ट्रपति है इसके बारे में हम बात करें तो ये जो उपराष्ट्रपति है, पहले तो हम इसके बारे में ये बात करने वाले हैं कि इसका उल्लेख किस आर्टिकल में। तो ये जो संविधान का आर्टिकल है 63, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तो इसका मतलब ये है कि ये होगा, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे जब ये पद खाली होगा तो वहाँ कोई 6 महीने का टाइम नहीं है, वहाँ कोई 2 महीने का समय नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो यथाशीघ्र भरना पड़ेगा, जल्दी भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राज्यसभा को कौन चलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि ये उपराष्ट्रपति का पद भारत में कहाँ के संविधान से लिया है। क्योंकि पहले तो ब्रिटिश सरकार चल रही थी, यहाँ पे हमारे यहाँ शुरू से उपराष्ट्रपति नहीं है, संविधान से आया है उपराष्ट्रपति। तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, अगर कभी भी पूछ ले कि किस देश के संविधान से लिया है तो आंसर क्या होगा, अमेरिका। डायरेक्टली भी वनडे एग्जाम जब कोई भी होता है तो सीधा ही पूछता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया है, तो आंसर क्या होगा,
अमेरिका के संविधान से। यहीं पर यह लिखा हुआ है कि यदि हम एक प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें या पद के हिसाब से देखें तो पद में ये उपराष्ट्रपति दूसरा स्थान रखता है, क्योंकि नंबर 1 पर राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पर कौन है, उपराष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 63 के अनुसार लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बात ये आती है कि चलो उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन समस्या इस बात की है कि कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि होगा तो वो है ही, लेकिन कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्या शर्तें हैं, जो उन शर्तों को वो पार करेगा जब जा करके वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो उपराष्ट्रपति की जो योग्यता है, यानी तभी तो पता लगेगा कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, वह भारत का नागरिक हो। यहाँ मूल शब्द जैसा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ किताबों में, कुछ गाइडों में ये लिखा हुआ है कि वह भारत का मूल नागरिक हो। मूल नहीं, वह भारत का केवल नागरिक हो, यानी जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर रखी है वह व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। कभी भी वो ऑप्शन में डाल सकता है कि वह भारत का मूल निवासी हो या वह भारत का मूल नागरिक हो। तो मूल शब्द जैसा नहीं है। संविधान के आर्टिकल 63 में, आर्टिकल जो 66 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। मूल फूल शब्द कुछ नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो यह है कि वह 35 वर्ष की आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, वो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। यानी यहाँ ये कह सकते हैं हम कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी, 35 वर्ष, क्योंकि यही आयु राष्ट्रपति की है, यही उपराष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेम आयु है, निम्न कितनी है, 35। यानी उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। उसकी आयु 35 वर्ष है, वो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। और यहीं पे तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो यह है कि लाभ का पद धारण नहीं कर रखा हो। यानी लाभ का पद धारण नहीं कर रखा हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने का इच्छुक है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद की यह बात आती है कि लाभ का पद कौन सा नहीं होना चाहिए। तो लाभ के पद में यदि बात करें, भारत में चपरासी से लेकर के IAS तक, DM तक अगर कोई सरकारी नौकरी है तो वो लाभ का पद है। अब लाभ के पद में फिर कौन नहीं आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्लियर नहीं है संविधान के किसी भी आर्टिकल में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लाभ का पद कौन कौन सा नहीं होगा। लेकिन हाँ, संसद ने कानून बनाया और संसद ने कानून बना करके ये कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है, यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल है और या केंद्र या राज्य में वो मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति कोई उपराष्ट्रपति है और उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और वो दोबारा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है बिना इस्तीफा दिए, तो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का इस्तीफा दिए बिना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। क्योंकि कभी कभी गुमराह करने के लिए पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि वहाँ पूछ भी सकता है कि संसद ने किस किस व्यक्ति को लाभ के पद से दायरे के, यानी लाभ के पद के दायरे से बाहर कर रखा है। तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है,
केंद्र या राज्य में यदि कोई व्यक्ति मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं है। वैसे लाभ के पद वे सभी पद हैं जो चपरासी से लेकर के डीएम तक सभी सरकारी नौकरी पर है। यदि ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति को पहले नौकरी से इस्तीफा देना होगा, जब वो लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी नौकरी पर तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, लड़ सकता है, पहले उसको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये सारी सरकारी नौकरी लाभ के पद में आती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि भारत में उपराष्ट्रपति वही बन सकता है जो लाभ का पद उसने धारण नहीं कर रखा है। वहीं हम चौथे पॉइंट की बात करें कि उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी यहां पे चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता रखता हो, बस योग्यता रखता हो नहीं, यानी वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो। केवल क्या लिखा हुआ है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो आपसे कभी भी ये चारों ऑप्शन डाल करके और वो पूछने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब पेपर लेवल का होता है, सीजीएल का हो, यूपीएसआई का हो, जब हम लेवल का पेपर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो केवल उसके पास क्वेश्चन नहीं है रखने के लिए, वो उन्हीं क्वेश्चनों में छेड़छाड़ करके उन्हीं को ऐसे डिक्टो रख देता है। और वो रख भी देगा कि उपराष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो वो चारों रखेगा और चारों में इसमें चौथे ऑप्शन में वो ये करने की कोशिश करेगा कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। क्या लिखेगा वो? वह राज्यसभा का सदस्य हो नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की केवल योग्यता रखता हो। या इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा तो वो यहाँ पे कर देगा कि वह भारत का मूल नागरिक हो, लेकिन मूल शब्द जैसा उल्लेख संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। जो संविधान में लिखा है वही क्वालिफिकेशन हमारे द्वारा कराई जा रही है, क्योंकि संविधान में केवल इन्हीं क्वालिफिकेशनों का उल्लेख है और जो इन चारों क्वालिफिकेशनों को पूरा करता है वह व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति जाके बन सकता है। अब बनेगा, ये तो क्वालिफिकेशन है, अब कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, और अगर ये क्वालिफिकेशन पूरी करता है तो फिर कौन वोट करेगा जब वो उपराष्ट्रपति बनेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो ये क्वालिफिकेशन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 66 में। अब हम बात करने वाले उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अगर हम निर्वाचक मंडल की बात करें तो यहां लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य मतदान करते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति के सीधा पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, नीचे ऑप्शन रख देगा। ऑप्शन ए रखेगा, ऑप्शन ए लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, और ऑप्शन डी संसद तथा विधानसभा के सभी सदस्य। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाएगा और वहाँ कन्फ्यूजन पैदा करेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है संसद के सभी सदस्य, और संसद का मतलब ही क्या होता है? संसद का मतलब ही होता है लोकसभा, और संसद का मतलब ही होता है राज्यसभा। लोकसभा के 545 सदस्य और राज्यसभा के
सॉरी 245 सदस्य, अगर हम इनकी बात करें तो कितने हो गए 790। ये 790 सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, या वो कभी संख्या दे सकता है, लेकिन संख्या इसीलिए नहीं देगा क्योंकि कहीं पे सीट खाली रह जाती है। कोई व्यक्ति चुनाव कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाता है 5 साल का, बीच में ही उसका निधन हो जाता है तो वो सीट खाली रह जाती है, और उसी समय उपराष्ट्रपति का यथाशीघ्र चुनाव कराना है तो पूरे व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन वर्तमान की ये स्थिति है कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं 545, और राज्यसभा में कितने हैं 245। जब इन दोनों की बात कर रहा है और सभी के सभी सदस्यों की बात कर रहा है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य भाग लेंगे 790। अब एक तो ये संख्या देख ली हमने, लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने बोला कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता, तो वहाँ क्या हमें लिखना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या है, लोकसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। और ऑप्शन डी, संसद तथा विधानसभा के सभी सदस्य। क्योंकि विधानसभा जैसा शब्द यहाँ कोई है ही नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा चौथा ऑप्शन गलत। और पहला ऑप्शन लिखा हो लोकसभा के सभी सदस्य, क्योंकि लोकसभा जैसा भी शब्द यहाँ उल्लेख नहीं है, और राज्यसभा की बोलेगा राज्यसभा नहीं, लेकिन ये दोनों सभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी हम पेपर देने जाते हैं या हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी हमें उस तरीके से करनी चाहिए, पेपर सेटर पेपर कैसा भी बना दे, हमें हर एंगल से क्वेश्चन को फोड़ना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ केवल इतना ही लिखा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। अब सभी सदस्य की बात कह करके उसने ऑप्शन में संसद के सभी सदस्य न रख करके उसने क्या रख दिया, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो फिर हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि संसद के दो ही तो सदन है, निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये लोग तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यहाँ मनोनीत शब्द जैसा उल्लेख कहीं नहीं दे रखा है, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है, और यहाँ राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ मनोनीत और निर्वाचित शब्द जैसा उल्लेख नहीं है, यहाँ केवल सीधा लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत निर्वाचन जैसा शब्द नहीं दे रखा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देख लिया है। मैं काफ़ी देर से राष्ट्रपति बोलते बोलते मेरे मुंह से उपराष्ट्रपति निकलता जा रहा है, मेरे ऊपर हावी हो गया राष्ट्रपति, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे पे हावी हो गया है। लेकिन मैं उसमें सुधार करते हुए दोबारा उपराष्ट्रपति बोल दे रहा हूँ, आप गलत ना समझें, क्योंकि मैं उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मेरे मुँह से निकल जाता है राष्ट्रपति। अब हमने उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ लिया, अब हम उपराष्ट्रपति के पढ़ने वाले निर्वाचन पद्धति, यानी ये जो उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि, यानी उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि है, विधि का मतलब होता है उसकी प्रक्रिया, यानी चुनाव में भाग तो संसद के सभी सदस्य लेंगे, लेकिन वोट डालेंगे कैसे मतदान होगा उपराष्ट्रपति का। अगर हम उसकी प्रक्रिया की बात करें तो आपसे कभी भी पूछे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो है एकल संक्रमणीय है ना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। यानी ये जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, एकल संक्रमणीय
आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, यानी एकल संक्रमणीय, हम इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें और इस वाले पॉइंट को अलग करते हैं, ये तो मतदान हो गई। यानी ये जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो किस रूप में होगी? 3 रूपों में होती है। एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान। यानी गुप्त होगा, किसी को वोट दिखा करके नहीं डाला जाएगा, ये उसकी प्रक्रिया में ही आता है। यदि हम एकल संक्रमणीय की बात करें तो एकल संक्रमणीय प्रक्रिया क्या होती है कि मान लो कितने भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव के यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े, पर्चे भरे गए 5 व्यक्तियों के, उनमें संसद के सभी सदस्य वरीयता क्रम में मतदान करेंगे, अपनी चॉइस के हिसाब से मतदान करेंगे। चॉइस देखी जाएंगी और देखने के बाद में जब 5 व्यक्तियों को मतदान पड़ जाते हैं, फिर देखा जाता है कि उनमें से सबसे ज़्यादा चॉइस किसकी है, सबसे ज़्यादा किसको पसंद किया गया है। फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति की चॉइस की गई है उसको एक निश्चित अनुपात में वोट मिले कि नहीं मिले। क्योंकि निश्चित अनुपात क्या होता है कि जैसे मान लो 100 वोट डले हैं और इसमें से 51 वोट मिलना जरूरी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जैसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, अग्रता ही विजेता का उल्लेख नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होती है? जैसे मान लो टोटल वोट पड़े 100, इसमें से एक को मिले 25, एक को मिले 15, एक को मिले 39 और बाकी यानी 15 40, इसके बाद में एक को मिले 31 और दूसरे को मिले 29। यानी इस तरीके से वोट पड़े और वोट पड़े तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसको वोट मिले, इस ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, इसमें सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? सी को। तो ये सी अपने आप ही जीता हुआ माना जाता है। क्योंकि हालांकि यदि हम 100 वोटों को इन तीनों को भी जोड़ करके देखें तो वहाँ हमारे पास जिस तरीके से जो 69 वोट नहीं पड़े हैं, 69 वोट वाले लोग ज़्यादा हैं और मात्र 31 वोट वाला व्यक्ति जीत गया, ऐसा ही होता है हर जगह। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये वाला फॉर्मूला नहीं है। यहाँ क्या है, अगर 100 वोट हैं तो इसमें से 51 जब तक एक व्यक्ति को नहीं मिलेंगे तब तक हम क्या करते चलेंगे, जितने व्यक्तियों को वोट मिले हम सबसे कम वोट वाले व्यक्तियों के वोट उठाकर और ऊपर व्यक्तियों में हस्तांतरित कर देंगे। जब हम हस्तांतरण की बात करते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल संक्रमणीय। यानी 5 व्यक्तियों को वोट डाले और 5 व्यक्तियों में से किसी को भी निश्चित कोटा नहीं मिला, 51 मान लो, तो हम क्या करेंगे, सबसे कम व्यक्ति को, जो सबसे छोटे यानी जिस व्यक्ति को सबसे कम मतदान प्राप्त हुए उसके वोट लेकर के हम ऊपर सभी व्यक्तियों में बांट देंगे। फिर देखा जाएगा निश्चित कोटा प्राप्त हुआ ही नहीं हुआ, फिर हम सबसे कम वोट वाले व्यक्ति के वोट हटाकर फिर ऊपर वाले व्यक्तियों को दे देंगे। जिस व्यक्ति को निश्चित कोटा प्राप्त हो जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात। जो हस्तांतरण किया जा रहा है वही है एकल संक्रमणीय। जिस अनुपात के लिए वोटिंग की गई है वो है अनुपात, और जो वोट हमने दिखा करके नहीं डाला है, गोपनीय तरीका से वोट डाला है, यही होती है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय न हो वहां पर तो ये होगा एकल हस्तांतरण प्रक्रिया भी कह सकते हैं। क्योंकि हस्तांतरण में क्या होता है कि नीचे वाले के वोट ऊपर वालों को दे दिए जाते हैं, और कब तक दिए जाते हैं? जब तक निश्चित कोटा प्राप्त न कर ले। अनुपात ये। अब यही विधि में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कितने प्रस्तावक होते हैं और कितने अनुमोदक होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम प्रस्तावक की बात करें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक कितने होते हैं? 20 प्रस्तावक कितने होते हैं? 20 प्रस्तावक होते हैं।
अगर आपसे पूछे फिर अनुमोदक, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 ही क्या होते हैं, अनुमोदक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक कितने होते हैं, तो प्रस्तावक कितने होते हैं, 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक कितने होते हैं, 20। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा, ये भी आ सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, क्योंकि वो एक जगह ही रखेगा कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी रख देगा वो 100। यहाँ उसने इस तरीके से ऑप्शन बना दिए और क्या पूछा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते। जब प्रस्तावक और अनुमोदक एक साथ बोल दिया है तो इनको भी जोड़ करके हमें आंसर क्या रखना पड़ेगा, 40, क्योंकि हमें एग्जाम सेटर जो पेपर बनाता है हमें उसके साथ खेलना है, क्योंकि वो पेपर किस तरीके से बना सकता है। क्योंकि हम रट्टा मार के जाते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 तो प्रस्तावक होते हैं, 20 ही अनुमोदक होते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या बनाया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। तो दोनों ही हमें जोड़ के ऑप्शन में रखने पड़ेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 40। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है, यानी उपराष्ट्रपति जब पर्चा भरने जाता है तो कितनी उसकी जमानत राशि होती है, कितना पैसा जमा होता है, कितने रुपए पर्चे भरने में लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जमानत राशि की बात करेगा तो जमानत राशि कितनी होगी, 15,000। कितनी होती है, 15,000। उपराष्ट्रपति का यदि पर्चा भरा जाता है तो कितने रुपए जमा होते हैं, 15,000। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कितना मत न मिला उपराष्ट्रपति को तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि कितना, यानी कितना मत न प्राप्त हुआ उपराष्ट्रपति को तो ये 15,000 रुपये जब्त हो जाते हैं, ये वापस नहीं होते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय का अभाव देखते हुए इसी के बारे में हमें बताना है, क्योंकि ये जो जमानत राशि है जो 15,000 रुपये जमा होती है, ये आरबीआई में जमा होती है। इतना याद रखना, आरबीआई में तो जमा होती है, लेकिन आरबीआई में जो जमा होगी ये किस रूप में जमा होगी, कैश जमा होगा, डीडी बन के जमा करना पड़ेगा या हमें चेक देना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट कर चाहे आप डीडी बना करके दो, चाहे 15,000 रुपये का चेक दो या कैश दो या खुले दो या बंदे दो, आरबीआई को मतलब 15,000 रुपये से मतलब है। तो आरबीआई को जो ये जमा किए जाते 15,000 रुपये, ये जमानत के तौर पे जमा किए जाते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कितना मत हासिल नहीं हुआ उपराष्ट्रपति को तो ये 15,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त न होने पर उस व्यक्ति की जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं कि जब भी चुनाव होता है, यहाँ पंचायत लेवल पे, यहाँ या पॉलिटिशियन लेवल पे, तो वहाँ यही क्वेश्चन आते हैं, या आपस में बहस जब होती है, आपस में जब भाषणबाजी होती है तो यही होती है कि मैं उसकी जमानत जब्त करा दूंगा। तो जमानत जब्त का मतलब क्या है कि उसकी जो जमानत राशि थी, ये कहने वाला है ये व्यक्ति कि मैं उसको उतने भी वोट नहीं पड़ने दूंगा कि उसकी ये पैसे वापस हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जमानत राशि शब्द लेकर के जो जिक्र होती है, ये कहा गया है कि 1/6 मत प्राप्त नहीं हुआ तो उस व्यक्ति के 15,000 रुपये वापस नहीं होंगे। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि किसका 1/6 प्राप्त नहीं हुआ जब उसके 15,000 रुपये जमा हो जाएंगे, किसका 1/6? ऑप्शन ए कुल मतों का 1/6, ऑप्शन बी कुल वैध मतों का 1/6, ऑप्शन सी निश्चित कोटा का 1/6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आंसर बताओ आप, यानी किसका 1/6 मत न प्राप्त हुआ तो उपराष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें कि जो ऑप्शन सी है, निश्चित कोटा का 1/6 मत प्राप्त नहीं हुआ
तो उपराष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। निश्चित कोटा हमने कितना बताया, मान लो 100 वोट पड़े और 100 में से 51 वोट जीतने वाले व्यक्ति को चाहिए। जीतने वाला व्यक्ति 51 ले गया और इसका 1/6 निकाला जाएगा। उतने व्यक्ति अन्य व्यक्ति यानी उतने वोट अन्य व्यक्तियों को नहीं मिले तो उनके 15,000 रुपये जब्त हो जाते हैं। ये उपराष्ट्रपति की विधि है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। तो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। यहाँ प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 होते हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये होती है और जमानत जब्त होने के लिए हमें कितने यानी जमानत बचाने के लिए हमें निश्चित कोटा का कितना चाहिए, 1/6 मत। मेरे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति के संबंध में यदि हम बात करें कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी कौन बनता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के बारे में आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि जब गांव लेवल पे चुनाव होता है, जब विधायक का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव सांसद का चुनाव होता है और प्रधान का चुनाव होता है, तो पीठासीन अधिकारी आता है स्कूल में। उसके अंडर सारे व्यक्ति सारे अधिकारी रहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन पीठासीन अधिकारी बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पीठासीन अधिकारी कौन होगा ये बात करनी है। हमारे पास एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा का महासचिव होता है, एक लोकसभा में महासचिव होता है, एक राज्यसभा में महासचिव होता है। महासचिव यानी एक लोकसभा में महासचिव होता है, एक राज्यसभा में महासचिव होता है। अब पीठासीन अधिकारी की बात करते करते मैं लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव पर भी आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के पीठासीन अधिकारी की जो चुनाव में बनता है। तो जो चुनाव में किस तरीके से कौन बनता है, तो ये जो लोकसभा के महासचिव हैं और राज्यसभा के महासचिव हैं, ये ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, यदि मान लो अभी चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम किया था लोकसभा महासचिव ने, तो अगली बार जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें महासचिव कौन होगा, राज्यसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी बनेगा। अगर अगली बार जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, अगर ये राज्यसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति के चुनाव में काम करेगा, तो फिर लोकसभा का महासचिव उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा के ये जो महासचिव हैं, ये बदल बदल कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी का काम करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने विधि के बारे में समझाया है वो आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि चलो इस विधि से चुनाव होता है, चुनाव में भाग कौन लेता है ये भी हमने बता दिया। अब हमें बात करनी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम यही बात करने वाले हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की यदि हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग। अब ये चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 साफ साफ कहता है कि चुनाव आयोग, भारत में एक चुनाव आयोग होगा और ये चुनाव आयोग के कार्य क्या होंगे, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी के चुनाव कौन कराएगा, चुनाव आयोग कराएगा। ये चुनाव आयोग किस किस के चुनाव कराता है, अगर हम बात करें जिन जिन के ये चुनाव कराता है, एक तो इसमें हम राष्ट्रपति की बात करें, दूसरे उपराष्ट्रपति,
यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ये राज्यसभा का चुनाव कराता है। ये चुनाव आयोग लोकसभा का चुनाव कराता है और यही चुनाव आयोग विधानसभा का चुनाव कराता है और यही चुनाव आयोग विधान परिषद का चुनाव कराता है। ये वो छह अंग हैं मानो। इन 6 अंगों के चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है, सॉरी चुनाव आयोग कराता है। किस आर्टिकल में लिखा है? 324 में। तो यहाँ से ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। किस आर्टिकल में लिखा है? 324 में। चलो मान लिया कि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति का चुनाव करा दिया। अब क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछेगा कि चुनाव आयोग चुनाव कराएगा उपराष्ट्रपति के, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली होती है, किसी भी प्रकार की धांधली होती है, तो फिर उसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि ये तो चुनाव कराएगा, उसकी धांधली जो होती है उसको कौन देखेगा, कौन जांच करेगा उनकी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि धांधली होती है तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, संविधान का एक आर्टिकल है 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव में यदि कोई धांधली हुई है, धांधली का आरोप लगा है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों चुनावों की धांधली की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन जब भी बनेगा, अब आप ये मत कहना कि इतना डीप पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, क्योंकि आए दिन कंपटीशन बहुत मतलब कठिन होता जा रहा है। क्योंकि खुद देखा है 60,244 पुलिस की जगह निकली और पुलिस की जगह 60,244 फॉर्म भरे गए 48 लाख, 50 लाख ही मानो। अब खुद देख लीजिए, ये प्रचंड बेरोजगारी है और क्या है। जब इतने फॉर्म भरे जाएंगे तो कंपटीशन तो अपने आप ही बढ़ेगा। अब ग्रुप डी की जगह निकली है, फॉर्म देख लेना कितने भरे जाएंगे। इसीलिए हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एक बार भर्ती निकलने के बाद में आगे की पता नहीं कि भर्ती कब निकलेगी। किसी भी पेपर की आप लोग तैयारी कर रहे हो, उस पेपर की तैयारी आप उस तरीके से करिए कि ये हमारा आखिरी पेपर हो, तभी एग्जाम निकल सकता है। अगर यही सोचते रहोगे कि अभी तो हमारी बहुत सारी एज पड़ी है, मेरे प्यारे दोस्तों, साल कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए हमें हर बात के बारे में बात करने वाले, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, उसके साथ साथ कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक होते हैं, जमानत राशि कितनी होती है, कहाँ होती है जमा, ये कब पैसे वापस नहीं होते, कितना मत ना हासिल हो, निश्चित कोटा क्या होता है, गुप्त प्रणाली क्या होती है, कल संक्रमण, हम सारी बातें की। उसके साथ साथ हमने बात की है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, कौन कराता है। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है, चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, यदि इन सभी का चुनाव कराता है तो इन्हीं में तो आ रहा है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग कराता है 324। अब बात ये आती है कि चुनाव आयोग ने यदि चुनाव करा दिया है तो यदि उसमें कोई धांधली हुई है, आरोप लगा है कि गड़बड़ हुई है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई है या गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 71 साफ साफ कहता है इन 6 में से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई धांधली का आरोप लगा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यहाँ तक ये हमने समझा है। आप बात करने वाले हैं इसकी शपथ के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का हमने चुनाव करा दिया। चुनाव में धांधली, प्रक्रिया कैसे होता है चुनाव, हमने सारी बातें कर ली।
अब उपराष्ट्रपति यदि बन जाएगा तो बनने के बाद में क्या करता है, वो शपथ लेता है। अब हम उपराष्ट्रपति के शपथ की बात करें, यानी उपराष्ट्रपति की जो शपथ है ये किस आर्टिकल में, 69 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखना, संविधान में केवल 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख उनसे संबंधित उनके अनुच्छेदों में है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है किस आर्टिकल में, 60 में। उपराष्ट्रपति है, यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में, 69 में दे रखा है। और एक और व्यक्ति है जो तीसरा है, वो कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में, 159 में। संविधान में ये 3 ही पद ऐसे हैं इनकी शपथ का उल्लेख इनसे ही संबंधित आर्टिकल में। बाकी इन 3 के अलावा सभी पदाधिकारियों का, सभी नेताओं की शपथ का उल्लेख कहाँ दे रखा है, अनुसूची 3 में। तो हम यही बात एक व्यक्ति की करने वाले हैं जो उपराष्ट्रपति है। बात यह है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। एक तो क्वेश्चन यही आता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 69 में लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट यहाँ ये बनेगा कि उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, क्योंकि हमारा यहाँ सीधा मतलब आर्टिकल 69 से ही नहीं है कि आर्टिकल 69 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। यहाँ मसला ये है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 69 में। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है वो लेता है संविधान के प्रति निष्ठा की। यानी किसकी शपथ लेता है उपराष्ट्रपति, संविधान के प्रति निष्ठा की, कि संविधान के अनुसार संविधान में जिन जिन बातों का प्रावधान किया गया है मैं उसी विधि से कार्य करूंगा। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है। अब उसकी शपथ हो गई। अब शपथ के बाद में हमें ये देखना है कि उसका कार्यकाल कितना होगा। अगर उसके कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। अब ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रह सकता है। आंसर कितना है, 5 वर्ष। यही हम कार्यकाल की बात करते करते ये भी कर सकते हैं, क्या पूरे 5 साल तक उपराष्ट्रपति रहता है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, 5 साल पूरे होने से पहले ये खुद अपने पद को छोड़ सकता है। दूसरा पॉइंट ये इसे हटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये कि पद पर रहते हुए इसका निधन भी तो हो सकता है, तब भी तो पद खाली होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा पॉइंट यहाँ ये है कि उपराष्ट्रपति अगर बन गया है और उससे पहले जो चुनाव हुए हैं, जिन चुनावों में ये जीत कर आया है, यदि धांधली का आरोप लगा है, लेकिन जब तक ये उपराष्ट्रपति रहेगा, जब तक धांधली यानी जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जांच की जा रही है वो साफ नहीं हो जाती है। जैसे जांच में चुनाव अवैध घोषित किया गया तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। क्योंकि ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है पूरा नहीं हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक तो निधन होने की वजह से ये खाली हो सकता है 5 साल से पहले, ये खुद इस्तीफा दे दे तो खाली हो सकता है, या इसको बर्खास्त कर दिया जाए तो हो सकता है। और चौथा पॉइंट क्या है, यदि ये चुनाव जीत कर आए, इनमें धांधली हुई है, उसकी जांच अगर होती है, ये उसमें आरोप ही है, तो भी पद से पहले हटा दिया जाता है। अब मेरा कहने का मतलब है, अगर इनमें से किसी भी प्रकार से पद खाली होता है 5 वर्ष पहले,
तो फिर उसमें उस पद को भरने की प्रक्रिया क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पद खाली होता है तो यहाँ लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का यदि पद खाली होता है तो यथाशीघ्र पद भरना पड़ेगा। यहाँ 6 माह, 3 माह, 2 माह, 1 माह ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो यथाशीघ्र भरना पड़ेगा, तुरंत भरना पड़ेगा। ये यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का यदि पद खाली होता है तो कितने समय भरना पड़ेगा, यथाशीघ्र में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो एक तो हमें ये देखना पड़ेगा। यही के साथ साथ आगे बात करें, संविधान का एक आर्टिकल है 64। ये जो आर्टिकल 64 है ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यानी क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति का काम वैसे कोई नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। कभी भी आपसे कोई भी पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो आप क्लियर कर देना उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं। अब पदेन की बात यह है कि वो एक पद तो उपराष्ट्रपति का है, इन्हें दूसरा पद मिलेगा। तो एक पद पर रहते हुए यदि व्यक्ति किसी दूसरे पद को धारण करता है तो वहाँ पदेन शब्द का इस्तेमाल होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन ऐसे भी हम आपको बता दें, कभी भी पूछ सकता है, ये क्लियर कर देंगे कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन उसका सभापति होता है, तो वो कौन है, उपराष्ट्रपति। क्योंकि लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा का जो सभापति होगा वो राज्यसभा का ही सदस्य नहीं होता है। अब ये कि आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो जब भी निर्णायक मत होते हैं, जब भी बराबर मत हो जाते हैं, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसका है, तो उपराष्ट्रपति का ही है, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति है। क्योंकि जिस समय ये सभापति है यहाँ पर, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है कि हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यदि कोई प्रस्ताव लाया गया है तो उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो उस समय अगर कोई भी प्रस्ताव होता है, अगर बराबर मत होते हैं, तो उस समय भी क्या उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देगा, उस समय नहीं देगा। अगर इसको हटाने के लिए कोई भी प्रस्ताव लाया गया उपराष्ट्रपति को, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस समय उपराष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहे होंगे। यहाँ जो राज्यसभा का उपसभापति होगा वो सभापति के रूप में कार्य कर रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगर हम यही बात करें कि यदि इसको हटाया जाए उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले हम जिस आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं वो है 65। आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। और ये कब तक राष्ट्रपति रहेगा, मात्र 6 महीने तक। अब आप कहोगे 6 महीने तक क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 6 माह के भीतर की बात चल रही है। तो यही कारण है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो रहेंगे वो 6 महीने तक ही रह सकते हैं, क्योंकि 6 माह के भीतर ही हमें क्या कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक रह सकते हैं,
आंसर होगा 6 माह, क्योंकि 6 माह के अंदर ही चुनाव होगा, नया राष्ट्रपति बनेगा। जब तक नया राष्ट्रपति चुनाव नहीं ले लेगा तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। अब अगला क्वेश्चन ये है कि यदि उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं तो फिर उनको वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होगा या राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य होगा प्राप्त होगा या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में? मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दें, यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना हुआ है तो ऐसे समय पे जो भी वेतन भत्ते होते हैं, जो भी फैसिलिटीज होती हैं, वो सारी की सारी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होंगी, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति एक शब्द है, बाकी सभी काम करने का अधिकार है राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहेगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 65 में। वहीं हम बात करें उपराष्ट्रपति को हटाने की, लास्ट पॉइंट है कि जब हमने शपथ दिला दी, कार्य बता दिया, कार्यकाल बता दिया, सभापति कहाँ पे, वेतन भत्ते, सारी चीज़ें, अगर हम बात करें अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो सबसे पहल राज्यसभा में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? राज्यसभा में। क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहल की जाएगी, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी कोई और भी रख सकता है विधानसभा, या ऑप्शन डी विधान परिषद रख देगा। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया तो सबसे पहले पहल कहाँ की जाएगी? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्यों की जाती है? क्योंकि राज्यसभा में इसलिए की जाती है क्योंकि आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही तो पदेन सभापति होता है। इसको हटाने के लिए सबसे पहले पहल कहाँ की जाती है? राज्यसभा में। और यहाँ राज्यसभा में की जाएगी तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अपने पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास करके ये प्रस्ताव भेजते हैं लोकसभा में। कहाँ पर भेजते हैं? लोकसभा में। और लोकसभा की यहाँ पर केवल क्या होती है? सहमति। लोकसभा की मात्र सहमति से ही उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। यहाँ ये लिखा भी हो सकता है कि राज्यसभा के अपने तात्कालिक सदस्यों का बहुमत प्रस्ताव पास करके ये लोकसभा में भेजेंगे और लोकसभा अपने साधारण बहुमत से, जो भी उपस्थित होंगे उनके साधारण बहुमत से यदि इसको प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पॉइंट ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति को केवल 14 दिन पहले ये सूचना दी जाती है कि हम आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जब प्रस्ताव लाया जाता है तो उपराष्ट्रपति को कितने समय पहले बताया जाता है? 14 दिन पहले। जो उस पर आरोप लगाए गए उन आरोपों पर वो अपने विचार रख सके। यदि उनके विचारों से हाउस संतुष्ट नहीं है तो फिर अपने बहुमत से उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। उपराष्ट्रपति इस तरीके से हटाया जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे यही बात करनी है कि उपराष्ट्रपति कौन कौन से हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनके हम बारे में बात करें, सबसे पहले 1969 में यदि कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना तो वो थे वी गिरि। यानी ये वी गिरि उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति क्यों बने थे? ये इसलिए बने क्योंकि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ, उनके निधन के बाद में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और कार्यवाहक राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रहे,
इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कार्यवाहक राष्ट्रपति से। तो इधर तो उपराष्ट्रपति का पद खाली, उधर राष्ट्रपति का पद खाली। अब समस्या ये आ गई कि कौन बनेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसी समय संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार यह कह दिया, यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और यही ऐसा हुआ था कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये पहले मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें, 1977 में निधन हुआ था एक व्यक्ति, राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, जब उनका निधन हुआ था पद पर रहते हुए 1977 में, फखरुद्दीन अली अहमद, इनका जब निधन हुआ था तो इनकी जगह पे एक व्यक्ति राष्ट्रपति बने। कौन कार्यवाहक? बीडी जत्ती, यानी ये उपराष्ट्रपति थे उस समय, ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति थे। तो दो व्यक्ति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, एक तो 1969 में वीवी गिरी और एक 1977 में कौन? बीडी जत्ती। बीडी जत्ती का पूरा नाम है बासप्पा दानप्पा जत्ती। ये उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने उपराष्ट्रपति के रूप में चर्चा की। अगर क्लास आपकी समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।